नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम इसके बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी जानने वाले हैं, पूरी एंड टू एंड। अगर आप ये वीडियो सही तरीके से करते हैं, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हर साल एसएससी में पूछे जा सकते हैं। ये क्योंकि मैंने आपका एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिटेल में एनालिसिस किया है, तो मुझे पता है कि यहाँ से लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक और मैंने एक बार पहले यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है और इस बार मैंने फिर से प्री क्वालीफाई किया है यूपीएससी का, तो मैं आने वाले टाइम में मेंस भी लिखने वाला हूँ। लेकिन आपके इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने डिटेल में जाकर के एसएससी का एग्जाम के जो पेपर होते हैं पिछले 10 साल के, वो सारे मैंने चेक किए हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बार ये रिकमेंड और कर दूँ कि आप अगर ये लेक्चर सीरियसली देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं यहाँ से आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले जा सकें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक पेन और पेंसिल या फिर कॉपी लेकर के अपने साथ में बैठें, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं इसमें से वो नोट डाउन करते चलें। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था, इसके बाद इसकी जो नींव थी, वो कांग्रेस की जो नींव पड़ी थी 1885 से, वहाँ से इसकी स्टोरी शुरू हो जाती है। और कांग्रेस और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों साथ-साथ चलता है। और आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, जबकि कांग्रेस का एकदम आप कह सकते हैं उस टाइम पे पीक था। उसके 3 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार होता है। तो दोनों की स्टोरी जो है वो एकदम साथ-साथ, साथ-साथ चलती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जाननी है स्टोरी, तो आपको कांग्रेस की स्टोरी भी पता होनी चाहिए उसके लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस जो है हमारी वो फॉर्म हुई थी। इसको जो फाउंडर थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इनकी फुल फॉर्म जाती है एलन ओक्टेवियन ह्यूम के नाम से। पर आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस खाली ये ए.ओ. ह्यूम नाम नाम याद रखिए। कई बार पहले एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो 1885 से लेकर के 1905 के बीच का जो फेज़ था, उसको हम मॉडरेट फेज़ कहते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में नरम दल के नाम से जानते हैं। इनके जो लीडर थे, जो पहले थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और जो 22 में जाकर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बाद में जाकर के नरम दल के लीडर बन जाते हैं। तो मॉडरेट्स हम इनको या फिर नरम दल हम इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये हमेशा कोशिश करते थे कि इनके जो टारगेट्स हैं, वो चिट्ठी लिख करके या फिर उनसे प्रार्थना करके या फिर उनको एप्लीकेशन लिख करके, मतलब जो भी जो फॉर्मल वे होता है, एकदम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, जो भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने नियम कानून बनाए हुए थे, उनको इंटरफेयर किए बिना जो भी काम किया जा सकता है, ये सिर्फ वही करते थे। इसीलिए इनको हम नरम दल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ये आउट ऑफ द बुक नहीं जाते थे कभी भी। जो भी नियम बने हुए हैं, ये उन्हीं को फॉलो करते थे, इसलिए इनको हम नरम दल के नाम से जानते हैं। 1905 से लेकर के 1920 के बीच का जो फेज़ था, इसको हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ कहते हैं। इसके जो हमारे लीडर थे, इनका नाम पता होगा, बाल गंगाधर तिलक हो गए हमारे, लाला लाजपत राय हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सारे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और 1920 से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके बीच की जो स्टोरी है, ये सोलेली गांधी जी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये इतनी एक ह्यूज पर्सनैलिटी थे कि ये जो 20 से लेकर के 47 के बीच का एरा है, ये पूरा गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमारे इस जो पूरे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बहुत ही इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया था। इसी में से जो यहाँ की स्टोरी है वो हम गांधी से ही शुरू करते हैं पहले। तो गांधी जी को पता था कि ब्रिटिशर्स के तौर तरीके क्या हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी थी। ये वहाँ पे जाकर के एक बड़े बैरिस्टर बन गए थे। तो इनको पूरा सिस्टम पता कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और दूसरे देशों को कॉलोनी किस तरीके से बनाते हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक नई कंट्री को कॉलोनाइज करने में। और इससे पहले ही जाकर के ये ब्रिटिशर से लड़ चुके थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ये गांधी जी के पुराने मित्र थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। वो अफ्रीका में एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। तो जब वो गांधी जी जो थे वो यूके में उन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट कर ली उन्होंने, उसके बाद वो इंडिया आ गए। तो जो दादा अब्दुल्ला थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे लीगल एडवाइज़र बन जाइए और हमारा साउथ अफ्रीका में बिज़नेस है। तो उन्होंने उनको साउथ अफ्रीका में बुलाया। जब साउथ अफ्रीका ये पहुँचे गांधी जी, तो इन्होंने पहली बार फेस किया कि ये ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, और वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता था अफ्रीका में, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे नोटिस की। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया 1906 से ही। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया में थी, और इनका जो नेटल इंडियन कांग्रेस को बनाने का जो मेजर रीजन था उसके पीछे, वो क्या था कि जो भी रोक लगी हुई थी कि जो भी इंडिया से लोग चले गए साउथ अफ्रीका में, वो वापस नहीं आ सकते वो लोग। उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ माइग्रेशन। तो इसके ऊपर इन्होंने कानून बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, कि अपनी मर्जी से कोई भी इंडियन जो है वहाँ पे जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। वहाँ जा तो सकते हो, क्योंकि लेकर के कैसे जाते थे उनको, लेबरों की तरह वहाँ पे ले जाकर के इनको फार्म हाउस पे काम करवाते थे ये लोग, पैसे भी नहीं देते थे, यानी कि वो स्लेव वाला सिस्टम जो था उस तरीके से वहाँ पे काम होता था। तो ये लेकर के तो चले जाते थे इंडियंस को, पर वापस आने का कोई सिस्टम नहीं होता था। तो एक तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ माइग्रेशन हो गया, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने डिसाइड किया कि मेरे को लड़ाई लड़नी है ताकि हम इंडियंस को ये आज़ादी दिलवा पाएँ। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने अपना जो कैंपेन स्टार्ट किया वो था कैंपेन अगेंस्ट टैक्स, यानी कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक अपना अलग ही कानून बना रखा था कि सबको 3 पाउंड पे करना पड़ेगा अगर वो वोट डालना चाहता है। वो सब में कौन इंक्लूड होते हैं, जो भी इंडियंस थे या फिर जो साउथ अफ्रीका में जो गोरे रहते थे, उनसे अलग जितने भी लोग थे, या तो नेटिव जो साउथ अफ्रीकन थे वो, या फिर जो इंडियंस थे वो, सब लोगों को 3 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था अगर वो वोट डालना चाहते हैं। और जब तक वोट डालेंगे नहीं, अगर उनको वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो लोग सरकार ही चेंज नहीं कर पाएँगे। और 3 पाउंड जो है वो उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट होता था, कोई वोट ही नहीं डालने जाता था फिर। ब्रिटिशर्स जो थे केवल वही वोट डालते थे, उनको ये 3 पाउंड का चार्ज भी नहीं पे करना पड़ता था। तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपने जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो डिसाइड करते थे, और वो आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस और नेटिव अफ्रीकन्स के साथ।
और जो तीसरा मेन रीज़न था, वो क्या होता था कि जो इंडियंस थे, जो यहाँ से जाते थे अफ्रीका में काम करने के लिए, उनकी क्या होती थी, जो भी इंडिया में मैरिज करके जाते थे, उनकी वहाँ पे मैरिज को माना ही नहीं जाता था, इनवैलिडेशन हो जाता था उसका। यानी कि वो बोलते थे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो खारिज हो गए यहाँ पे, हम नहीं मानते कि आप हस्बैंड और वाइफ हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो गांधी जी को जब ये चीज़ें पता लगी, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम नेटल इंडियन कांग्रेस बनाएँगे और ये जो यूके गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो इंडियंस के राइट्स हैं और नेटिव्स के जो राइट्स हैं, वो उनको दिलवाए जा सकें। और अल्टीमेटली क्या है, गांधी जी वहाँ पे कामयाब भी हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे गांधी जी कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उनको गोपाल कृष्ण गोखले, जो जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, कि वो मॉडरेट्स के लीडर थे, के बारे में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि वो 1905 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे, बनारस सेशन में। वो गांधी जी को बुलाते हैं इंडिया 1914 में। 1914 में वो गांधी जी को बुलाते हैं इंडिया कि आपने साउथ अफ्रीका में जो काम किया है, ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी है, वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलवाई है, वही सेम काम आप अपने देश के लिए भी करिए। यहाँ के लोगों को उससे ज़्यादा यहाँ पे और ज़्यादा उनको प्रताड़ना फेस करनी पड़ रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इससे पहले कि हम आगे की स्टोरी पे चलते हैं, पहले मैं आपको एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या हुआ था ऐसा, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन फेस करनी पड़ी। तो क्या हुआ, पता होगा कि 1600 में ब्रिटिशर्स जो थे, वो इंडिया आ गए थे। पर फिर क्या था, पहले उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे काम करते थे। पर उन्होंने क्या हुआ था, आपने एक पहले लड़ाई के बारे में सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुई थी 1757 में। उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था, बंगाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रदेश हुआ करता था, पूरे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, सबसे ज़्यादा वहाँ पे टैक्सेस वहीं के होते थे, सबसे ज़्यादा वो मॉनेटरी टर्म्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट था, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला थे, वहाँ के नवाब थे जो बंगाल के, उनको हरा दिया। उसके बाद 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे जो मुगलों के राजा थे उस टाइम के, उनको हरा दिया उन्होंने। तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं वो इंडिया के इनडिस्प्यूटेड किंग बन गए। मतलब वो पेपर पे तो नहीं थे, पर वो इंडिया के किंग ही थे एक तरीके से 1964 के बाद से। जब 1960 जब जब 1764 में उन्होंने देखा कि मेरे पास इतनी सारी पावर्स आ गई है, तो उन्होंने एक्ट्स बनाने शुरू किए, ताकि पूरे इंडिया को कंट्रोल किया था, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसे मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको अगर कंट्रोल करना है, तो हमें एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आना उन्होंने शुरू किया। तो पहली बार जब रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, वो 1773 में आया। यहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग हो गई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। अभी तक क्या था, छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे, उनके नीचे बहुत सारे ज़मींदार हुआ करते थे, वो सब पावर्स कंट्रोल करते थे और उनका अपना एक इन्फ्लुएंस का एरिया होता था। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अगर हमें पूरे इंडिया को अपना गुलाम बनाना है, सही तरीके से पूरे इंडिया को कंट्रोल में लाना है, तो हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेके आए। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको ही हेड बना दिया गया। जैसे आपको पता होगा 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के अंदर, जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे, इनको हेड बना दिया गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी। यानी कि ये सुपीरियर हो गए उन दोनों के गवर्नर जनरल से भी ज़्यादा। यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स थी पूरे इंडिया में। और जो पहला गवर्नर जनरल था, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसएससी के पेपर में, तो आप नाम याद कर लीजिए। इनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये हमारे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिनके पास पावर्स आ गई थी 2 अदर प्रोविंसेस की भी। इनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब आगे की स्टोरी पे अगर हम चलते हैं, तो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था वो तो स्टार्ट हो गया है। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया 1773 में, पर वो अपने क्लाइमैक्स पे, यानी कि अपने जेनिथ पे, पीक पे, मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट फॉर्म में कब पहुंचा वो, 1833 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पे वो अपने पीक पे आया। उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम, क्योंकि वो बॉम्बे और मद्रास को भी कंट्रोल करता था और बाकी जो इंडिया का अदर पार्ट है उसको भी कंट्रोल करता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटा करके उसको टाइटल दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, ये इंडिया के इकलौते गवर्नर जनरल थे जिनको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद जो था 1857 की वो लड़ाई हो गई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके बाद से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स जो थी वो सारी चली गई। डायरेक्ट कहाँ चली गई, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर चली गई। तो इसलिए एक ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी के लिए। आपको पता है कि इसका क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप ध्यान से ये नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ में लेके चलूँगा। तो 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता है, सारी क्रांति हो जाती है। जो भी ये हिंदी वाली बेल्ट है जितनी भी, जैसे कि आप यूपी हो गया, एमपी हो गया, या फिर बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये वाले जो रीजन्स थे, ये सारे इन्वॉल्व थे इसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। लेकिन जो बाकी का हमारा जो साउदर्न वाली एरिया हो गया या फिर पंजाब या उससे ऊपर वाला जो एरिया हो गया, वो सारे जो थे वो ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। इस वजह से क्या हुआ, इसको दबा दिया गया आगे चल करके और ये बहुत ज़्यादा बड़े रूप में फैल नहीं पाया। पर जो जितना भी इसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने असर दिखाया, उससे ब्रिटिशर्स को एक बात पता लग गई कि हम इंडिया में
हमें कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम इंडिया को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। आपको पता होगी ये बात कि ब्रिटिशर्स जब अपने पीक पे थे, उस टाइम पे उनकी टोटल जो आर्मी थी वो 10 लाख की थी। मतलब 10 लाख ब्रिटिशर्स एक टाइम पे इंडिया में थे, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी जब अपने पीक पे थी? 39 करोड़। तो आप अगर कंपेयर करेंगे वो 10 लाख लोग और हम 39 करोड़। फिर भी उन्होंने सिस्टम इस तरीके से बना दिया था कि हम लोग उस सिस्टम से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि हमें एक बंदा चाहिए था जो कि लीगल तरीके से समझ पाए। उन्होंने क्या किया आपको पता होगा, अभी मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाना नहीं चाहता, उसके लिए हम बाद में लेक्चर लाएँगे। उसके लिए हम बाद में लेक्चर लाएँगे, फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सब्सिडियरी अलायंस उन्होंने साइन कर लिया था। उससे क्या होता था, जो अलग-अलग किंग्स होते थे, उनको वो अपने कंट्रोल में ले आते थे, और इस तरीके से उन्होंने लीगल टर्म्स में क्या हुआ, पूरे देश को ऑक्यूपाई किया, कोलोनाइज़ किया। तो इस वजह से एक बंदा हमें चाहिए था जो कि होशियार हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और उसको पता हो कि जो लीगल टर्म्स में हमें बाँधा गया है, सब्सिडियरी अलायंस, ज़मींदारी एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट, ऐसी चीज़ें जो करी गई हैं, इनसे कैसे बाहर आया जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे गांधी जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम वापस चलते हैं गांधी जी के पास। तो जैसा कि अभी आपको हमने पहले बताया था कि 1906 में क्या हुआ था, उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई, और वहाँ पे उन्होंने एक पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट लड़ी, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेटिव साउथ अफ्रीकन जो हैं वो भी फेस कर रहे हैं, और जो इंडियंस हैं वो भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ माइग्रेशन जो हो गया, या फिर कैंपेन अगेंस्ट 3 पाउंड फॉर टैक्स जो वो चार्ज करते थे। किसी को भी अगर वोट डालना है तो उसको 3 पाउंड पे करने पड़ते थे, जो कि वहाँ का या तो नेटिव है या फिर इंडियन है, उन सबको ये 3 पाउंड पे करने पड़ते थे, जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था। और इंडियन जो मैरिजेस थी वो भी वहाँ पे मान्य नहीं होती थी, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे वैलिड नहीं होते थे। इन सबके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उस टाइम पे इंडिया के सबसे बड़े लीडर थे वो, और वो मॉडरेट्स के भी लीडर हुआ करते थे, और गांधी जी के गुरु भी थे वो। और एक और दूसरे बंदे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था पूरे इंडिया और पाकिस्तान के मूवमेंट में, जो फ्रीडम मूवमेंट थी इसमें, उसने भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था। आपको पता है उसका नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु सेम थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके लिए भी एक, इनके नाम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे 1905 में? तो उस टाइम पे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनारस सेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से वापस आए, तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से, क्योंकि सबसे बड़े भारतीय माना जाता है इन्हें। महात्मा गांधी के नाम से पूरे इंडिया की पहचान है पूरी दुनिया में। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हम 9th ऑफ जनवरी को मनाते हैं हर साल, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, और किसने बुलाया था उनको? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से वो पहली बार मिलते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें क्या कहते हैं कि जब तुम यहाँ से गए थे तो चीज़ें अलग थी, अभी क्या है, चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं, और अब तुम्हें ग्रास रूट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया कॉलोनाइज्ड है, वो क्या क्या पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिशर्स की जिससे वो लोग इंडियंस जो है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पहले पूरे देश का भ्रमण करना पड़ेगा, तो भारत दर्शन पे निकलना पड़ेगा आपको, एक तरीके से उन्होंने ये बताया। तो जब उन्होंने ये बताया, तो फिर गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी अगर चाहते तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी था, वो इंग्लैंड में लॉ पढ़ के आए हुए थे, तो अगर चाहते तो वो गाड़ी में बैठ के भी घूम सकते थे पूरे देश में, पर उन्होंने प्रीफर किया कि वो रेलवे के सिस्टम के थ्रू वो जनरल डब्बे में बैठ करके पूरे देश को घूमेंगे, ताकि उनको एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है पूरे देश की वो पता लग पाए। और फिर जब गांधी जी भारत भ्रमण पे निकले रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, और जनरल बोगी के डब्बे में बैठ के वो पूरे देश का उन्होंने दर्शन किया, उस टाइम पे उनको बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे या फिर जिनको पता था कि अफ्रीका में क्या चल रहा है, वो लोग तो बहुत आसानी से गांधी जी को पहचानते थे बाई फेस। जब गांधी जी पूरे देश का वो दौरा कर रहे थे, उसी टाइम पे उनको राजकुमार शुक्ला से उनकी मुलाकात होती है एक दिन ट्रेन में। राजकुमार शुक्ला कौन थे? एक ऑर्डिनरी पेजेंट थे। तो जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने उनको बताया कि हमारे यहाँ पे चंपारण बिहार में 3 कठिया सिस्टम अप्लाई किया हुआ है ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से जो हमारे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, वो अपने जो फसल है वो सही तरीके से नहीं उगा पा रहे हैं। तो 3 कठिया सिस्टम में क्या होता था कि 3/20 ऑफ जो लैंड एरिया है वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, 3/20 कौन सा लैंड एरिया होगा, किस साइड में होगा उनके खेत में। वहाँ पे उनको ये मैंडेटरी था कि उनको उगाना पड़ता था नील, जिसको हम इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इंडिगो। इंडिगो उगाना फिक्स था, मैंडेटरी था, 3/20 ऑफ लैंड एरिया, इसको हम 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर मान लीजिए 3/20 लैंड एरिया में जो भी इंडिगो उग रहा है, उसकी जो टोटल वैल्यू है मार्केट के हिसाब से वो 1000 रुपये, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, 100 रुपये देते थे। और इंडिगो का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जैसे ही आप किसी भी एरिया में आप अगर उसे उगाओगे, तो क्या होगा, उस एरिया की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो इससे क्या होता था, फिर नेक्स्ट ईयर जो किसान होते थे उनको अपनी जो खेती करनी है उसमें भी दिक्कत आ जाती थी। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनका फिक्स एरिया नहीं होता था, जो जो पूरे उनके पास जो भी खेत होता था किसी भी किसान के पास, उसका जो सबसे गुड क्वालिटी ऑफ एरिया होता था लैंड का, वो वाला वो पार्ट लेते थे अपने 3 कठिया सिस्टम में उसमें इंडिगो उगाने के लिए। और गांधी जी के पास 3 सुपर पावर्स थी, जैसा कि आपको पता होगा। वो 3 सुपर पावर्स कौन-सी थी? सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। तो गांधी जी ने सोचा कि जो तीनों सुपर पावर्स हैं हमारी, इसका इस्तेमाल करके देख लिया जाए कि ये केवल अफ्रीका में ही एप्लीकेबल थी या फिर ये इंडिया में भी काम करेंगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो उन्होंने जब अपनी तीनों सुपर पावर्स जो हैं वो उन्होंने चेक करनी शुरू की, तो सबसे पहला अभी कहाँ पे पहुँचे थे हम? चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण सत्याग्रह पे उन्होंने क्या किया, वो डायरेक्ट जो है वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे उनकी जो पहली बार मुलाकात होती है
वो राजकुमार शुक्ला से तो वो डायरेक्ट ही मिल लिए थे ट्रेन में, और उसको वो राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल करके हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, उनसे भी वहाँ पे वो पहली बार चंपारण बिहार में ही मिलते हैं। इनके साथ-साथ जेबी कृपलानी, जिनको हम आगे चल करके हम इनके बारे में जब हम इंडियन मूवमेंट पढ़ेंगे, कभी हिस्ट्री का लेक्चर आपके साथ होगा, तो मैं आपको बताऊँगा जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, गांधी ने बोला कि जो हमारे किसान हैं ये 3/20 ऑफ लैंड एरिया पे अब नहीं उगाएँगे आपका इंडिगो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर के वो धरने पे बैठ गए। मतलब यहाँ पे उन्होंने पहली बार अपना सिविल डिसोबीडियंस का उपयोग करके देखा कि ये काम करता है या नहीं। तो वहाँ के जो बड़े वहाँ के ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने गांधी जी को मना किया, आप चले जाइए, अदरवाइज़ हम आपको जेल में डाल देंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपसे सामने वाली सरकार का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे जो भी बोलेगा, उसको हम डिसओबे कर देंगे। इसे क्या कहते हैं? सिविल डिसोबीडियंस। यानी कि हम वायलेंट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, सिविलाइज्ड मैनर में डिसओबे करेंगे हम, जो सामने वाला कहेगा उसको। इसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो क्या हुआ कि जब पहली बार वहाँ पे जो उनके ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जब देखा कि गांधी जी यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ मत बैठिए, अदरवाइज़ आपको जेल हो जाएगी। गांधी ने बोला आपको जो करना है करो, पर हम आगे से ये इंडिगो नहीं उगाएँगे। और अगर हम उगाएँगे तो आपको हमें जो भी इसका राइट अमाउंट बनता है पे करना पड़ेगा, तभी हम उगाएँगे, अदरवाइज़ फिर हम इसको नहीं उगाएँगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गांधी जी जो थे, उनके साथ मिल करके जब ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि ये जो गांधी जी हैं जाने वाले नहीं हैं ये पहले भी ब्रिटिशर्स को झेल करके आ चुके हैं अफ्रीका में, उनको पता तो था ही ये बैकग्राउंड क्या था गांधी जी का। तो उनको क्या किया कि एक कमेटी बनाई, उसमें गांधी जी को भी शामिल किया और कई सारे अंग्रेज जो थे वो भी शामिल हुए उस कमेटी में। और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि या तो हम सही प्राइस पे करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम किसी को बाउंड नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे अपना इंडिगो प्लांटेशन करे। तो इस तरीके से गांधी जी ने देखा कि हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस था, ये तो काम कर गया यहाँ पे चंपारण में। तो उनकी जो एक सुपर पावर थी वो यहाँ पे काम कर रही थी। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जो चंपारण सत्याग्रह थी, ये 1917 में हुई थी। कब हुई थी ये? 1917 में। ये आप नोट डाउन करते चलिए। और उसके बाद अगली बार जो गांधी जी थे, वो जब उन्होंने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी 1918 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक अहमदाबाद मिल थी और यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे और जो मालिक था, इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत बन नहीं। जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें 35% बढ़ा करके सैलरी में इंक्रीज़ चाहिए, और जो मिल का ओनर था, ऑब्वियस वाली बात है, वो क्यों ज़्यादा पैसे देना चाहेगा। तो दोनों के बीच में आपस में वहाँ पे बातचीत चल रही थी। तभी गांधी जी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी पावर चेक करके देखी जाए, यहाँ पे काम कर रही है या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इन्होंने सत्याग्रह जो था अपना वो करके देखा। ये धरने पे बैठ गए। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? धरना और हड़ताल। तो नॉन वायलेंट फॉर्म था इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या था, धरना होगा अब। तो धरने पे बैठ गए गांधी जी। अब क्या हुआ, जो अल्टीमेटली जो मिल का ओनर था, उसे बातचीत करने के लिए आना पड़ा, और अल्टीमेटली कहीं पे एक मिडिल पॉइंट पे जाकर के दोनों में सहमति बनी कि मिल ओनर ने कहा कि हम 35% तो नहीं दे पाएँगे, लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने बोला हम भी अगर जितने रेट पे हमारा चल रहा है उतने पे काम नहीं करेंगे। तो कहीं एक मिडिल पॉइंट ढूँढा गया जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इस तरीके से गांधी जी ने देखा कि यहाँ पे सत्याग्रह भी काम कर रहा है मेरा। अब गांधी जी के पास एक और जो पावर थी लास्ट, वो और चेक करके देखने वाले थे वो इंडिया में काम कर रही है या नहीं। और जो नॉन कॉपरेशन वाली पावर थी, ये हुई चेक इनकी खेड़ा सत्याग्रह में। खेड़ा एक जगह है गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ कि क्रॉप जो थी वो सूख गई थी। ड्रॉट की वजह से पूरी क्रॉप जो थी वो फेल कर गई थी। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो फिर भी इंसिस्ट कर रही थी कि हमें उससे मतलब नहीं कि आपकी क्रॉप फेल हो गई या क्या हो गया। हमें हमारा जो टैक्स होता है, जो हमारा रेवेन्यू आना चाहिए, वो हमें हमें वो चाहिए। आपकी चाहे क्रॉप फेल हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा बम्पर वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाए, उससे हमें खास लेना देना नहीं है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ही पहली बार गांधी जी की मुलाकात होती है सरदार पटेल से। तो इसलिए खेड़ा सत्याग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये भी पूछ सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह में कौन मिला था गांधी जी से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे सरदार पटेल की एंट्री होती है। तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि क्रॉप फेल कर गई थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, हमें तो पैसे चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन वाला स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि कॉपरेट नहीं करेंगे हम आपके साथ। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ भी कॉपरेट नहीं करेंगे। फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि जो जो पीजेंट ऐसे हैं, जो कि वेल्दी हैं थोड़े, जो पैसे पे कर सकते हैं, केवल उन्हीं से पैसे लिए जाएंगे। बाकी जो किसान हैं जिनका सही में घाटा हो गया है या फिर उनके पास पैसे देने को नहीं है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखा और वो काम कर रहा था। दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया कि गांधी जी क्या कर रहे थे। अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि अभी गांधी जी की एंट्री हुई। उसके बाद हमने देख लिया कि गांधी जी ने आने के बाद क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उन्होंने देखी, क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो मैं सोचा आपको बताता चलूँ कि उन्होंने आने के बाद क्या-क्या किया। अब हम वापस चलते हैं कांग्रेस की तरफ कि वो क्या कर रही थी उस टाइम। तो कांग्रेस जो थी, उन्होंने 1915 में क्या हुआ, एक होम रूल मूवमेंट शुरू किया, और इसको लीड कौन कर रहा था? एनी बेसेंट। इससे पहले जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तो भी ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और उन्होंने जैसे-तैसे पैसिफ़ाई करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको ललचाना शुरू किया कि हम आपके लिए रिफ़ॉर्म लेकर के आ रहे हैं, आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, हम आपके रिफ़ॉर्म के बारे में सोच रहे हैं, आपके भले की बात कर रहे हैं। तो पहले वो क्या लेकर के आए थे? मॉरले मिंटो रिफ़ॉर्म्स। तो ये वापस पॉलिटिकल स्ट्राइक दोबारा चालू हुई होम रूल मूवमेंट के फॉर्म में। तो उन्होंने बोला, मॉन्टेग्यू थे उस टाइम पे, मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास किया, डिक्लेरेशन पास किया एक। उसमें उन्होंने बात की कि हम फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने वाले हैं इंडिया में। तो ये भी काम वही सेम पर्पस से किया जा रहा था, पैसिफाई करने के लिए, ताकि ये और ज़्यादा बढ़े ना।
तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी और वो अपने पीक पे पहुंच गई थी 1833 में, यानी कि 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने वाले थे, इसमें क्या था कि सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारे प्रोविंसेस थे उनसे जो ऑटोनॉमी ले ली गई थी सेंट्रलाइज्ड करने के टाइम पे, वो वापस उनको ऑटोनॉमी वो प्रोवाइड की जाएगी। पर हुआ क्या, उन्होंने ऑटोनॉमी तो दी नहीं स्टेट्स को या फिर प्रोविंसेस को, बदले में वो क्या ले आए, डायरकी ले आए। डायरकी, बाईकैमरलिज्म, ये दोनों चीज़ें वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। अभी डायरकी में क्या होता था कि उन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस हैं जैसे, उसमें जो कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं कुछ, या फिर कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या फिर कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो सारी क्या होती थी, वो उन्होंने वाइस रॉय के पास रख ली। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जैसे कि अगर मान लो कुछ लोकल गवर्नमेंट को कुछ देखना है अगर, या फिर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई चीज़ है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसका कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो सारी पावर्स क्या की उन्होंने, ट्रांसफर कर दी। यानी कि यहाँ पे दो तरीके की पावर्स बनाई गई, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो तो उन्होंने इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि इलेक्शन लड़ करके जीत के आ रहे थे उनको दे दी गई, और एक थे दूसरी लिस्ट बनाई गई जिसको कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। वो की जो रिजर्व सब्जेक्ट वाली लिस्ट थी, वो वहाँ पे जो वाइस रॉय होता था उसके पास वो रिजर्व रहती थी, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता था उसमें जो भी उसको लेने होते थे। तो एक तरीके से उन्होंने ये ला करके, पहले तो बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी, अब क्या था, लोग ज़्यादा पावर्स देने की डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने ज़्यादा पावर देने की जगह थोड़ी बहुत 10-5% ट्रांसफ़र की इन्होंने मुश्किल से, और बाकी सारी पावर इन्होंने अपने पास ही रिजर्व सब्जेक्ट में रखी बचा करके। तो ये तो हो गया हमारा डायरकी। अब हम देखते हैं बाईकैमरलिज्म क्या होता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब दो हाउस बनाए गए हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे पहली बार लोकसभा और राज्यसभा बनाई गई, यानी कि बाईकैमरलिज्म की शुरुआत हुई यहाँ से। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या है, डायरकी और बाईकैमरलिज्म, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑटोनॉमी मिलने वाली है, पर वो साथ में उन्होंने एक तीसरा गिफ्ट और दिया। उन्होंने क्या लेके आए गए, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो 1909 में ही शुरू हो गए थे, पर यहाँ पर 1919 में उन्होंने इसको और बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि पहले वो सिर्फ क्या था, मुस्लिम जो मेंबर थे कम्युनिटी के, केवल उन्हीं को अलाउ थी। इस बार इन्होंने वो सिख को भी दे दी, यूरोपियंस को भी दे दी, एंग्लो इंडियंस को भी दे दी। जब बहुत सारे जो लीडर्स थे उन लोगों ने इसका अपोज करना शुरू किया, तो फिर जिसमें कि जिन्ना का भी नाम था, और भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने अपोज करना शुरू किया कि हम आपसे ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर के आ रहे हैं, आप डायरकी लेकर के आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है, इसलिए तो हमने होम रूल मूवमेंट बंद नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो ब्रिटिशर्स क्या लेकर के आ गए, उनके पास हमेशा सरप्राइज रहते थे। इस बार वो लेकर के आए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, उस पर इल्ज़ाम लगाया और उसको उठा करके जेल में बंद कर देते थे। यानी कि उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता था कोर्ट में। अगर ब्रिटिशर्स ने किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया तो ये मान लिया जाता था कि उसने वो काम किया है। इसे कहते हैं रोलेट एक्ट। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, प्रेस को कंट्रोल करना शुरू किया। या कोई भी बंदा जो था वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकता था, अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर चार्ज लगाती थी और उसकी कोई सुनवाई होती नहीं थी किसी भी कोर्ट में। तो जैसे ही चार्ज लगाया, उस चार्ज के अंदर जो भी सजा होती थी उसके वो बंदे को दे दी जाती थी। इस तरीके से रोलेट एक्ट जो था वो बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था। अब जब ब्रिटिशर जो है वो रॉलेट एक्ट जैसा ड्रैकोनियन लॉ लेकर के आएंगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था इंडिया में भी। तो क्या हुआ, एक बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग जो थे वो जा रहे थे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे के बगल में एक ग्राउंड था, वहाँ पे वो मेला देखने के लिए, मेला लगा हुआ था वहाँ छोटा सा। तो बहुत सारे वो लोग आ रहे थे, वो बगल वाले ग्राउंड में इकट्ठा होने लगे, क्योंकि क्या हुआ था, वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। उन लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था। उनका नाम था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों, आप इनको याद कर लीजिए। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये दोनों नाम किस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी क्या है, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, क्योंकि जो कांग्रेस थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप ये जो कानून लेकर के आए हैं इसके अगेंस्ट हम प्रदर्शन करने वाले हैं। तो पहले से ही पूरा जो एरिया है पंजाब का वो हाई अलर्ट पे था। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ, ब्रिगेडियर जनरल जो डायर था वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि अगर आप यहाँ पे जैसे ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हो तो आपके साथ हम ऐसी इस तरीके से बिहेव करेंगे कि वापस कोई भी दोबारा किसी दूसरे ग्राउंड में इकट्ठा होने की या फिर दंगे करने की हालत में ना हो। उसे लगा कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये आगे चल के मे बी फ्यूचर में दंगे कर सकते हैं। तो ये सोच करके उसने प्रिवेंटिव मेजर लेने के चक्कर में उसने क्या किया, एग्जाम्पल सेट करना चाहा, और एग्जाम्पल सेट करने में क्या किया, उसने सबके ऊपर गोलियां चला दी। इसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 379 से ज़्यादा लोग जो थे वो शहीद हो गए और 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। ये तो ऑफिशियल नंबर हैं, तो आप लगा सकते हैं कि जो वहाँ पे रियल नंबर्स होंगे वो इनसे कई गुना ज़्यादा थे। अभी क्या होता है दोस्तों, जब ये ऐसी जलियांवाला बाग में ये मैसेकर हो जाता है, इसके बाद खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, पर वो हमारे भी यहाँ पे काम का नहीं है सिलेबस में, वो हम कभी हिस्ट्री के लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उस पर चलते हैं नेक्स्ट। तो हम चलते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन और बटलर कमीशन। ये दो कमीशन जो थे वो इंडिया में आए थे, और ये चेक करने के लिए आए थे इंडिया में कि जो साइमन कमीशन था वो तो ये देखने आया था कि जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो जो प्रोविंसेस आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप कैसे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी कि कौन-कौन से हुए, जैसे कि यूपी जो है वो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। तो ये पता करने के लिए आया साइमन कमीशन की जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके कैसे रिलेशनशिप हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में।
और साइमन कमीशन के बाद एक दूसरा कमीशन आया, बटलर कमीशन। जो बटलर कमीशन था वो किस लिए आया? वो प्रोविंसेस को चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो जो बटलर कमीशन था वो किंग्स जो थे, जो कि ब्रिटिश के अंदर में आते थे, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन का पार्ट थे, लेकिन वो अलग एक प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी कि सब्सिडियरी अलायंस जिन लोगों ने साइन कर लिया था, जैसे कि आपको पता होगा हिस्ट्री में कई सारे जो राजा थे उन लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया था, लेकिन वो अपना अलग प्रिंसली स्टेट चलाते थे। जैसे कि हैदराबाद के नवाब हो गए, लखनऊ के हो गए, जूनागढ़ के हो गए, ऐसे बहुत सारे थे जो कि ब्रिटिश के अंदर में थे, लेकिन उनका थोड़ा सा उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो बटलर कमीशन जो था वो ये चेक करने के लिए आया कि वो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनसे कैसी बातचीत है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर मान लीजिए कल को आगे चल करके इंडिया को अगर हम इंडिपेंडेंस देते हैं, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका रिप्रेजेंटेटिव बन के ब्रिटिश गवर्नमेंट बात करेगी, या फिर जो वाइस रॉय होगा उस टाइम पे वो प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव हो एक तरीके से, और इनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि ये इंडिया में मिल जाए। अगर वो अलग रहना चाहेंगे तो उनको अलग रहने का मौका दिया जाएगा। ये बटलर कमीशन रिपोर्ट में देखे गए आपने। और फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन और बटलर कमीशन इन दोनों की जो रिपोर्ट थी ये वहाँ से लेकर के गए, यहाँ पे इन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा किया, और वहाँ पे वो जब अपने वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में जब पेश करने वाले थे, उससे पहले ही क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, उसका नाम था लॉर्ड बिरकिन हेड। क्या नाम था? लॉर्ड बिरकिन हेड। लॉर्ड हेड ने क्या कहा कि इंडियंस जो है उनके पास पोटेंशियल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएँ, और उनको ये भी नहीं पता है कि हमें पावर ट्रांसफ़र कैसे करनी है। तो आपको पता ही है, जब इंडियंस को अगर कोई एक बार प्रोवोक कर देगा, तो फिर किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो फिर जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रिजल्ट हुआ कि नेहरू जो थे, ये हम यहाँ पे चाचा नेहरू की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो पापा नेहरू थे हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पे। तो मोतीलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सापरू के साथ मिलकर के 1928 रिपोर्ट बनाई एक, जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसमें एक रूपरेखा तैयार कर दी, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप बना दिया था इन्होंने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले टाइम में वो ऐसा दिखेगा। और ये जो पूरी नेहरू रिपोर्ट थी ये डोमिनेंट स्टेटस के ऊपर बनाई गई, यानी कि ये बैकबोन थी उसकी। और उसके अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट्स जो थे वो हो गए, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज थे, वो सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अपने पे। तो यहाँ पे नेहरू इन्होंने पेश किए ब्रिटिशर्स के सामने कि आप हमको ये मत समझाइए कि हम बना नहीं सकते, हमको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ पहली बार एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से सिमिलर चीज़ यहाँ पे सामने आई थी, कि जिसको हम कह सकते थे कि यहाँ से अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रूपरेखा उसकी बननी तैयार हो गई थी। तो अभी क्या था, हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 वाली, इसमें जो मेन फोकस था वो डोमिनेंट स्टेटस के ऊपर किया गया था। क्रिकेट में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो उस टाइम पे जो और यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, उन लोगों ने सवाल उठाया कि आप अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कैसे कर सकते हैं, वो ज़माना चला गया, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1929 में क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन लोगों ने अपनी नई डिमांड पेश की। इन्होंने बोला कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस से अब हमारा काम नहीं चल पाएगा, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 वो डेट थी जब पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, और आपको याद होगी ये डेट 26 जनवरी, इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट डेट था, जिससे कि बाद में जाकर के हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में कब से लाए हम, 26 जनवरी 1930 से। पहली बार एक बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत होने लगी थी। ये क्या था, एक रूपरेखा तैयार हुई थी, लेकिन पहली बार जो डिमांड उठाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से नहीं उठाई थी। वो पहली बार जो बंदा जिसने डिमांड उठाई थी उसका नाम था एम एन रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसके फाउंडर थे। एम एन रॉय, जिसको आज आप देखते होंगे यहाँ पे उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपने नाम सुना होगा कन्हैया कुमार का, उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की थी। तो इसकी जो फाउंडिंग डेट थी वो 1934 में फाउंड हुई थी। और जो इनके फाउंडर थे एम एन रॉय, इन्होंने पहली बार डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और जब ये क्या था उस टाइम पे 1934 में, क्योंकि नई नई पार्टी फॉर्म हुई थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल पाए अपनी वॉइस से। तो क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस को तब तक समझ में आ गया था धीरे धीरे अगले एक आध साल में कि अगर हम इस मुद्दे को नहीं पकड़ेंगे तो आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा माहौल जो है वो सीपीआई लूट लेगी। तो इससे पहले कि लेट हो जाए, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम भी ये अडॉप्ट करने वाले हैं कि हम डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 1936 में क्या हुआ, कांग्रेस ने भी डिमांड स्टार्ट कर दी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए अपनी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें। अभी क्या है, यहाँ तक हम 1936 तक पहुँच गए हैं, अब केवल लास्ट के 10-15 ईयर्स बचे हुए हैं जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा फॉर्म में आने वाला है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि उस टाइम पे दुनिया में और क्या चल रहा था, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो 1939 में ही क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1914 से 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, उस टाइम पे भी इंडियन सोल्जर एक इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है इस टाइम पे भी इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग करे, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जीत पाए इस वॉर में भी। तो जब 1939 में वॉर शुरू हो गई तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, इन लोगों ने मना कर दिया कि हमें तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है इस युद्ध में। और इसी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन भी हुए थे 1937 में, उसमें कांग्रेस की बहुत ही बहुमत में सरकार बन गई थी। कांग्रेस जो थी वो काम कर रही थी, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे, उसमें 7 में लगभग कांग्रेस जीत गई थी, और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम में इंडिया में। उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने बोला कि आपने हमसे पूछे बिना कैसे हमको इंक्लूड कर दिया अपने वॉर में, ये हमारा वॉर है ही नहीं, हमसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपके यूरोप में वॉर लड़ा जा रहा है और आप चाहते हैं कि इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करे।
हमारे लोग मारे जाएंगे उसमें, तो हमें इस वॉर में कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वही पुराना काम, उन्होंने वापस एल्यूट करना चालू कर, ललचाना चालू कर दिया लोगों को कि अगर आप इस बार हमें और सहयोग कर देते हैं इस वॉर में, तो जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा तुरंत हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारे लिए इस युद्ध में जो है हमारा सहयोग करना है। तो ये पहली बार जो माना जाता है कि कौन सी डेट थी या फिर कौन सा टाइम ऐसा था जब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, आपको डोमिनेट स्टेटस मिलना चाहिए, आपको आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये माना गया था अगस्त ऑफर में। उस टाइम पे क्या था, एक वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, इन्होंने बोला कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं इस वॉर में, तो हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा और आपको डोमिनेट स्टेटस भी देंगे। तो इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे, उनको पता था ये ब्रिटिशर जो है हर बार ये बोल बोल के धोखा देते हैं। और ये क्या था, पहली बार जो लॉर्ड लिनलिथगो ने जो ऑफर दिया था, ये केवल उन्होंने बोल करके बताया था। इसके ऊपर कोई भी बिल पास नहीं हुआ था उनकी संसद में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये उन्होंने केवल इनफॉर्मल तरीके से, एक तरीके से अपनी ये इच्छा जाहिर की थी, आप हमें अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको ये फायदे हम दे सकते हैं। तो पहली बार इसको जब फॉर्मलाइज किया गया, वो क्रिप्स मिशन प्लान के अंदर किया गया। तो क्रिप्स मिशन प्लान जो था वो 1942 में आया था इंडिया में, और इसको लीड कर रहे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने जो चीज़ें लॉर्ड लिनलिथगो ने बोली थी अगस्त 1940 के टाइम पे, उन्होंने ये सेम चीज़ें पूरी फॉर्मलाइज्ड वे में एकदम पेपर पे लिख करके कि अगर आप हमें अगर हाँ करते हैं तो हम इसको अपने यहाँ से संसद से पास करवा लेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो गांधी जी ने क्या बोला, जब उन्होंने वापस डोमिनेट स्टेटस का हमें ऑफर दिया, तो गांधी जी ने बोला इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन बैंक दैट हैज़ फेल्ड। यानी कि एक ऐसा बैंक जो कि खुद ही कोलैप्स कर रहा है, वो हमें चेक दे रहा है कि आप हमसे आकर के 3 साल बाद आकर के हमसे ये अपना चेक जो है उसके पैसे ले जाना। तो उसका, जिसका खुद का ही पता नहीं है कि उसकी नैया बचेगी या डूब जाएगी, वो हमें बता रहे हैं कि अगर आप हमें आज ऐसा कर देंगे तो हम आपको बाद में ये दे देंगे। तो गांधी जी ने सरासर मना कर दिया कि अब डोमिनेट स्टेटस का ज़माना गया, हो गया टाइम उस बात का, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें, हम उसके नीचे कुछ भी हमें चाहिए ही नहीं। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसे, कि सबसे पहले क्या हुआ था, अगस्त ऑफर आया 1940। इस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। फिर क्या हुआ, क्रिप्स मिशन प्लान आया, इसको हेड कौन कर रहा था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स 1942। इसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ, 3 जो कैबिनेट के मेंबर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कैबिनेट के मेंबर इंडिया में जैसे कैबिनेट के मेंबर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये सब कैबिनेट मेंबर्स हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे, वो सारे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे अपनी गवर्नमेंट में। वो लोग इंडिया में आए थे यहाँ पे बातचीत करने के लिए। जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से, उनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद कर, ये तीनों लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया भेजे गए थे नेगोशिएट करने के लिए। क्योंकि आप अगर देखिए 1946 वो टाइम है जब वॉर तो खत्म हो गया है। 1945 वाला जो टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 चला, और ये वॉर खत्म हो गया। आपको पता है कि अब वॉर खत्म हो गया, तो क्या हुआ था वहाँ पे, जो ब्रिटिश की स्थिति थी पूरे यूरोप की, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में चला गया था। उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो फंड कर पाए। अगर यहाँ पे कुछ भी हल्का फुल्की भी चिंगारी उठती है कोई, जैसे कि आपको पता होगा कि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आईएनए बना ली थी, तो अगर हल्का सा भी कुछ भी यहाँ पे होता है तो उसको टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए थे, और कर्जा किससे लिया था उन्होंने, यूएसए से, तो वो उनको वापस करना था। तो इस तरीके से अब कैबिनेट मिशन प्लान में ये डिसाइड कर लिया गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ तो डिसाइड हो गई थी कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन। तो 1939 से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुई थी और 1945 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये खत्म कैसे हुई, इन्होंने रोल क्या प्ले किया, इन्होंने रोल तो ये प्ले किया कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो मजबूर हो गए कि उन्हें इंडिया को आज़ादी देनी है, क्योंकि वो अब हमें मैनेज ही नहीं कर सकते थे। एक तो यहाँ पे इंडिया में क्या था, बहुत ही जो नेशनलिज्म था वो अपने पीक पे आ चुका था, लोगों को अपने राइट्स पता लग गए थे, लोगों को पता लग गया था कि फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी होती है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में धीरे धीरे आइडिया लगने लगा था। तो ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स पता लग गया था कि अब ये जो इंडिया है, ये हमारी कॉलोनी कुछ टाइम के लिए ही और है, इसको हम ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते। तो आइए ये और देख लेते हैं कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म कैसे हुआ। तो क्या हुआ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे 2 परमाणु बम या फिर एटम बम जो है वो गिराए गए। और जो पहले वाले का नाम था, यानी कि जो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे, उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका क्या नाम था, फैट मैन। ये कहाँ गिराया गया था, नागासाकी पे। तो जो 2 एटम बम गिराए यूएसए ने जापान के ऊपर, यहाँ से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब क्या हुआ, जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया कि अब इंडिया को फ्रीडम मिलने वाली है। लेकिन जो पाकिस्तान की डिमांड करने वाले थे, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अभी तक हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था एज ए नेक्स्ट नेशन, एज ए डिफरेंट नेशन फ्रॉम इंडिया, एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था अभी तक ब्रिटिशर्स के द्वारा। पर जो 3 जून प्लान था, इसको हम माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं, इसमें पहली बार ये मान लिया गया कि इंडिया जो है वो अकेले आज़ाद नहीं होने वाला है। इंडिया के साथ एक और कंट्री जो कि सेपरेट होगा इंडिया से, उसका नाम रहेगा पाकिस्तान, वो भी आज़ाद होगा। यानी कि एक साथ 2 नए देश आज़ाद होने वाले थे और दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला था। ये पहली बार 3 जून प्लान में डिसाइड हो गया था।
अब जब हमने यहाँ तक बातें कर ली हैं, तो अब हम ये और देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी, उसमें कितने लोग थे, कितने मेंबर्स थे। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिविया है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। इससे क्या है कि हमें क्लियरिटी रहेगी, हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर रहेंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन्स आते हैं फ्यूचर में, तो आप उसको टैकल कर पाएँगे। तो टोटल सीट्स जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कितनी थी? 389। ये 389 सीट्स होने के पीछे पर्पस क्या था कि जो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो थी 39 करोड़। 39 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो इसमें से कितनी हुई? 389 सीट्स। अब क्या हुआ, हर एक सीट पे 1 मिलियन पॉपुलेशन थी, यानी कि 10 लाख लोगों पे एक सीट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट थी, ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं गए थे, ये प्रोपोर्शनल इलेक्शन से गए थे। यानी कि जो बंदे इंडिया में पहले जब इलेक्शन हुआ, जो लोग जीत करके पहुंचे वहाँ पे असेंबली में, तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस की एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली, एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग को मिली। फिर इन लोगों ने जिस प्रोपोर्शन में इन लोगों को सीटें मिली थी, उसी प्रोपोर्शन में इन लोगों ने अपने अपने बंदे जो थे वो आगे भेजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे था। तो जो हमारी टोटल 39 सीट्स थी, ये इंडिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। उनके बीच में ये सीटें भी डिवाइडेड हुआ करती थी। तो एक तो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो आ गए एक कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी क्या थी? जो चीफ ऑफ प्रोविंसेस कंस्टिट्यूएंसी बोला जाता था। ऐसी 4 कंस्टिट्यूएंसी थी, जिनको चीफ ऑफ प्रोविंसेस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में काउंट किया जाता था। ये 4 कौन-कौन सी थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये आप चारों के नाम याद कर लीजिए, ABCD शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये चारों जो थी चीफ ऑफ प्रोविंसेस कंस्टिट्यूएंसी थी। इसको आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आज यूनियन टेरिटरी है, ऐसे उस टाइम पे चीफ ऑफ प्रोविंसेस कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। उस टाइम पे जो तीसरी कैटेगरी जो एक बच गई, वो कौन सी थी? गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके अंदर सारे प्रिंसली स्टेट्स और चीफ ऑफ प्रोविंसेस कंस्टिट्यूएंसी को हटा करके जितने भी बच गए, जैसे यूपी, MP, पंजाब, वो सारे इसके अंदर आते थे। तो जो टोटल अगर आप देखेंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो अंदर जो मेंबर थे, वो थे 93। तो ये क्या थे? नॉमिनेटेड थे, यानी कि जो किंग्स थे वो अपने लोगों को नॉमिनेट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन तो होते नहीं थे, वो किंग था, तो किंग ने अपने लोगों को नॉमिनेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दूसरा क्या था? ये चीफ ऑफ प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 4, चारों जगह से एक-एक बंदे आ गए। और फिर जो बच गई सीटें, यानी कि 292 जो सीटें बच गई, वो कहाँ से आ गई? गवर्नर्स प्रोविंस से आ गई, यानी कि जो मेजर प्रोविंसेस थे, यहाँ से आ गए 292 लोग। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे, तो 296 सीट्स होती हैं इलेक्टेड वाली, और 93 होती हैं नॉमिनेटेड वाली। तो जब इलेक्शन हुआ, तो उसमें से आउट ऑफ 296 जो टोटल सीट्स थी इलेक्टेड वाली, उसमें से कांग्रेस ने 208 जीती, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती। और 15 जो अदर सीट्स थी, अदर यानी कि जो छोटी-छोटी पार्टियाँ थी, रीजनल पार्टियाँ थी, उन लोगों ने मिल करके 15 सीट जीती थी। तो यहीं पे ही मुस्लिम लीग को पहली बार ये आइडिया लग गया था कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं और लोगों से वोट माँगने जाते हैं कि हम अगला अलग पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं आपके लिए, क्या हमें वोट देंगे आप? तो इनको यहीं पे ही अपना इन्होंने टेस्ट कर लिया था कि हमें इस बेसिस पे तो वोट नहीं मिलने वाला है। जब हमें अभी यहाँ पे ही हम जीत के नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अगर हम अलग देश के नाम पे वोट माँगेंगे, तो हम वैसे भी नहीं बना पाएँगे अलग देश। हालाँकि जब ये रिज़ल्ट आ गए, तो फिर मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम सिस्टमैटिक तरीके से तो हम अलग पाकिस्तान नहीं ले पाएँगे, हमें कोई और ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, इन लोगों ने फिर अभी एक एक नया सिस्टम इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम लीग वालों ने चालू किया कि अब हमें केवल ये इंटरफेयर करना है कांग्रेस को लगातार, कि ताकि वो जब भी कोई काम करे, हम उसमें इंटरफेरेंस करना है, ताकि वो एक दिन परेशान होकर के ही हमें अपने आप अलग पाकिस्तान बना के दे दे। तो जो फर्स्ट डेट थी ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थी 9th दिसंबर 1946। 9th ऑफ दिसंबर 1946। इस डेट को क्या हुआ, केवल 211 मेंबर ही थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो अपना अलग पाकिस्तान बनाना चाहते थे। उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, तभी तो उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। अब जब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बना ली, तो अभी क्या इसका कोई भी एक फॉर्मल लीडर तो है नहीं। तो जभी भी एक क्लास होगी, उसमें अगर मॉनिटर नहीं है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा क्लास को? तो इसके लिए फिर क्या हुआ, अभी वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं हुआ था, अभी नई-नई जिस दिन पहले दिन बनी, उसी दिन तो हमें कुछ तो चाहिए था जिससे हम मैनेज कर पाएँ लोगों को। आगे क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में हम डिसीजंस ले सकें। तो इसलिए हमने पहले एक टेम्परेरी चेयरमैन डिसाइड किया। अभी जो टेम्परेरी चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस से ये टेम्परेरी चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट लिया गया। इसमें क्या होता था कि उसमें फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लीडर नहीं है किसी भी एक ऐसी सभा का, तो उसमें जो भी सबसे ओल्ड एज्ड पर्सन होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उसको हम टेम्परेरी चेयरमैन बना देंगे। और ये कब तक के लिए रहेगा? फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि ओरिजिनल चेयरमैन आफ्टर वोटिंग या फिर किसी दूसरे तरीके से वो सेलेक्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए ही केवल टेम्परेरी चेयरमैन जो है वो काम करेगा। तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर था, वो टेम्परेरी चेयरमैन चुन लिया गया। तो आउट आउट ऑफ 389 मेंबर्स, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये सबसे एज्ड पर्सन थे, तो इसलिए इनको टेम्परेरी चेयरमैन चुन लिया गया। और टेम्परेरी चेयरमैन चुनने के 3 दिन बाद हमने अपना चेयरमैन चुना, जो कि कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुन रहे थे, उसी टाइम पे हमने और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन थी जिसको हमने फिल किया। जैसे कि डिप्टी चेयरमैन बनाए गए। कभी अगर मान लीजिए ये चेयरमैन है, उनको अगर कुछ उनको फीवर हो जाता है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अगर हेड नहीं कर पाते हैं, जो भी ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो उसकी जगह पे कौन बैठेगा? तो डिप्टी चेयरमैन बनाया गया इसलिए। और 2 डिप्टी चेयरमैन बनाए गए। कौन-कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी।
आप नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर क्या थे, एक एडवाइज़र बनाए गए बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे। उस टाइम पे आईसीएस कहा जाता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को। तो ये आईसीएस ऑफिसर थे बी.एन. राव। इनको एडवाइज़र नियुक्त किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इनको विश्व भ्रमण पर भेज दिया गया कि ये जाएँ अलग-अलग देशों में, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया है, उन सब देशों में इनको भेजा गया कि आप जाइए और पता करके आइए कि हमारे देश में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो कि विदेशों में कहीं-कहीं पे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो उसमें से हमारे कोई काम की चीज़ है, तो आप वो लेकर के आइए। तो ये इसलिए बी.एन. राव को एडवाइज़र बना दिया गया और इनको वर्ल्ड टूर पे भेज दिया गया। और इसी दिन एक और काम किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन पेश किया ऑन 30th ऑफ दिसंबर 1946। ये डेट याद कर लीजिए आप। ये कभी भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन जो था, वो किसने पास किया था या फिर किसने प्रपोज़ किया था? तो प्रपोज़ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और डेट क्या थी? 13th ऑफ दिसंबर 1946। इसमें ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन में क्या था कि इन्होंने पूरा बताया, एक पैरामीटर पूरा बना के दिया प्रोटोटाइप कि हमें ये चीज़ें चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसे किस तरीके से फ्रेम करना है, उसको किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, क्योंकि वो क्या थे? वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग मतलब कि अगर हमारे पास कोई रफ़ आइडिया मिलता है, तो उसको किस तरीके से हमें सिस्टम में लेकर के आना है, उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, ताकि वो सिस्टमैटिक मैनर में लगे। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। ये कैसे डिसाइड हो? ये कौन डिसाइड कर रहा था? बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि इसके लिए बहुत ही होशियार, पढ़ा-लिखा, तेज़-तर्रार बंदा चाहिए था। तो यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो आप ये सारे नाम जो भी हैं यहाँ पे, वो सारे याद कर लीजिए। और जो हमारा लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये क्या था? 24 जनवरी 1950। ये दोनों ही डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लिए। 13th ऑफ दिसंबर 1946 जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन पास किया गया। 24 जनवरी 1950 जो था, वो लास्ट डे था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हालाँकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बन पहले ही गया था, दिसंबर में ही बना लिया गया था। लेकिन क्योंकि हमें इसको कब इम्प्लीमेंटेशन में लाना था, जो हमारी पूर्ण स्वराज वाली डेट थी, उस दिन हमें इसको इम्प्लीमेंट करना था। क्योंकि 1930 में पहले ही हमने पूर्ण स्वराज वाली डेट यहाँ पे फिक्स कर दी थी, 26 जनवरी। तो इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हम चाहते थे कि इन्फोर्स हो। तो इसीलिए हमने वेट किया। अदरवाइज़ हम चाहते तो ये दिसंबर में ही बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। तो इसने जो टोटल टाइम लिया बनने में, वो कितने थे? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इसमें क्या है कि टोटल 11 सेशन, यानी कि 11 बार बैठकें बुलाई गई। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन लोगों को 11 बार बुला करके बताया गया कि हमें क्या चाहिए, या फिर उन लोगों की प्रोग्रेस कितनी हुई। जब बताया गया, तो अगली बार जब बुलाया गया, तो उन लोगों ने कितना काम कर लिया था, वो उन लोगों ने बताया। तो टोटल 11 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और जो उस टाइम पे पैसा खर्च हुआ, वो कितना था? 64 लाख। 1947 के हिसाब से अगर आप 64 लाख रुपए देखोगे, तो आज वो करोड़ों में जाएगा। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको भी पता होगा। ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें इसलिए इतना टाइम भी ज़्यादा लगा है, इतने सारे लोगों की मेहनत है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 395। 395 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल हैं। तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप देखिए कभी भी अमेंडमेंट होता है, तो वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि 1 आर्टिकल 1 है कोई, और उसमें कोई भी अमेंडमेंट होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1A, उसके बाद अमेंडमेंट होगा तो 1B, फिर अमेंडमेंट होगा तो 1C। इस तरीके से आर्टिकल्स जो होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आप देखोगे तो 1 के सबसेट हैं बाकी सारे। तो यानी कि 1 के बाद 2 ही आ रहा है आज भी। तो इसलिए क्या है कि अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछे तो कितने आर्टिकल हैं आज भी, तो 395 ही आर्टिकल हैं। जबकि अगर आप टोटल अमेंडमेंट अगर आप जोड़ लोगे, तो वो आज कितने हो गए हैं? 450। लेकिन आप पेपर के हिसाब से एक ही ये याद कर लीजिए कि 395 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्ट कितने हैं? तो पहले 22 पार्ट्स थे और पार्ट अब बढ़ गए हैं। तो आप पार्ट के लिए 25 याद कर लीजिए। और शेड्यूल कितने हो गए हैं? 12। 4 नए शेड्यूल ऐड कर लिए गए हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, कौन-कौन से शेड्यूल हैं, पार्ट कौन-कौन से हैं, और शेड्यूल और पार्ट में क्या सब डिफरेंस है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए कि 395 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये सारे एसएससी के पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं पहले क्वेश्चन। और अभी तक टोटल अमेंडमेंट जो हो चुके हैं, वो कितने हैं? 104। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें, तो हम वो देखते चलते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अडॉप्ट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो उसका लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। और इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल एंथम जो था, वो भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन लोगों ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बना करके दे दिया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब वापस लास्ट जो उनकी बुलाया गया सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें क्या किया हमने कि जो नेशनल एंथम था और नेशनल सॉन्ग था, वो दोनों हमने असेंबली ने पास कर दिए। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही 24 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है? वंदे मातरम। और नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा हो गया था हमारा सेशन। ये आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, और ये काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ये पूरा सेशन सही तरीके से देखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है समझ में, आप फिर से एक बार वापस उस चीज़ को देखिए, बैक करके वीडियो को। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, आप हमें हमारे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू।